हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निकिता एंड वेलकम टू एसएन बायोलॉजी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल। सेल टॉपिक जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। सारे जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होने वाले हैं इंक्लूडिंग हमारा बीपीएससी का एग्जाम, ठीक है। बीपीएससी और जो हम झारखंड टेट देने वाले हैं, झारखंड टेट के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक को, ठीक है। तो सेल क्या होता है, आपने सेल के बारे में कुछ जाना होगा। तो टर्म सेल किसने दिया था, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, सेल के कौन कौन से कंपार्टमेंट्स होते हैं, उसके क्या क्या ऑर्गेनेलीज होते हैं, हम सबके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सेल क्या होता है, ये हमारी फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब है, हमारी जो बॉडी होती है वो सेल्स की ही बनी होती है, ठीक है। जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमारे सेल्स के ही बने होते हैं। फंक्शनल यूनिट भी इसलिए है क्योंकि जितने भी फंक्शन परफॉर्म होते हैं वो सेल्स के थ्रू ही परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। अब सेल्स की स्टडी जिसमें हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या कहता है, स्टडी ऑफ सेल्स, ठीक है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी ऑफ सेल, ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ सेल्स, ठीक है। अगर हम सेल्स की स्टडी कर रहे हैं, सेल डिवीजन की स्टडी कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है साइटोलॉजी, ठीक है। अब मूविंग टू द डिस्कवरी, डिस्कवरी कैसे हुई सेल की, किसने डिस्कवर किया। तो सबसे पहले जो सेल टर्म था उसको दिया था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। रॉबर्ट रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक प्लांट सेल लिया था, उसका कौन सा पोर्शन लिया था, कॉर्क। जो ऊपर का लेयर होता है ना उसको हम बार्क भी बोलते हैं। ऊपर का जो डेड लेयर होता है किसी प्लांट में, हमने देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा ये प्लांट है, इसके ऊपर एक ब्राउन कलर सी डेड लेयर, ब्लैकिश थोड़ी सी डेड लेयर थी, उसको इन्होंने एग्जामिन किया था कॉर्क में, जो कि एक डेड सेल थी, ठीक है। इन पे इन्होंने एग्जामिन किया था और इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी, जो कि कैसा था, डेड था, ठीक है। सेल की डिस्कवरी इन्होंने दी थी। और टर्म भी, टर्म सेल किसने दिया था, टर्म सेल भी दिया था रॉबर्ट हुक ने। तो हम ये भी लिख लेंगे, तो क्या है, टर्म सेल किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने दिया था। और उन्होंने ही सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट हमारा आता है ये जो हमारा फिनोमेना हुआ था, मतलब कौन सा, किसने सबसे पहले किया था, तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले किया था, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कब किया था, 1665 में। किसमें किया था, कॉर्क में, ठीक है। कॉर्क कौन सा होता है, प्लांट का सेल होता है, ठीक है, बार्क का। अब ये कैसा सेल होता है, ये होता है डेड सेल, ठीक है। और इन्होंने टर्म टर्म सेल भी इन्होंने ही दिया था। अगर ये भी क्वेश्चन पूछे सबसे पहले किसने सेल की डिस्कवरी की, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। और रॉबर्ट हुक ने ही टर्म सेल भी दिया था इन्होंने, ठीक है। अब पहला ये हो गया। नेक्स्ट हमारे आते हैं थोड़े दिनों के बाद 1674 में एंटोन वॉन लिवनहॉक, ठीक है। एंटोन वॉन लिवनहॉक, एंटोन वॉन लिवनहॉक, ठीक है, लिवनहॉक। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लिया था पॉन्ड वाटर और उसमें इन्होंने डिस्कवरी की थी लिविंग सेल की। इन्होंने यूज किया था पॉन्ड वाटर, पॉन्ड वाटर को यूज किया था। और इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, पॉन्ड वाटर से इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। अगर क्वेश्चन पूछे कि लिविंग सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की, तो वो एंटोन वॉन लिवनहॉक ने किया था। जबकि अगर डेड सेल की बात पूछे तो डेड सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, कॉर्क में, ठीक है। कॉर्क या बार्क उसको बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेल थ्योरीज क्या क्या थी, किसने किसने दी थी सेल थ्योरीज। तो दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, दो साइंटिस्ट थे। एक बॉटनिस्ट थे, एक क्या थे, बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट क्या होते हैं, जो प्लांट्स की स्टडी करते थे। एक जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने, जो बॉटनिस्ट थे उनका नाम क्या था, स्लाइडन, ठीक है, इनका नाम स्लाइडन था। इन्होंने 1838 में प्लांट के लिए प्लांट का एक स्टडी किया था और इन्होंने क्या बताया था सेल थ्योरी में, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। उसके बाद जूलॉजिस्ट एक थे, इनका क्या नाम था, इनका नाम था स्वान था, इनका नाम था स्वान। इन्होंने कितना 1939 में डिस्कवरी की थी, मतलब सेल थ्योरी की। इन्होंने क्या बोला था, जितने भी एनिमल सेल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों ने सेम चीज ही बोली थी, इन्होंने प्लांट के लिए बोला था और इन्होंने
किसके लिए बोला था, एनिमल्स के लिए। इनका क्या नाम था, स्लाइडेन, और इनका नाम था स्वान। ठीक है, इनका नाम था स्वान। अब इन्होंने दोनों जन ने क्या बोला था, इन्होंने बोला था ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, इन्होंने सेल्स के लिए बोला था। वही जो स्वान थे, जो जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या बोला था, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, इन्होंने ये चीज बोली थी। तो ये दोनों थे। फिर थोड़े दिन के बाद जो सेल थ्योरी जो बनी वो कैसी थी, ये चीजों की, कि सेल्स जो होती हैं वो बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों इंक्लूड हो गए, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिर्फ सेल्स से बने होते हैं। और सेल थ्योरी का हमारा एक्सेप्शन क्या है, सेल थ्योरी का हमारा एक्सेप्शन है वायरस। ठीक है, अगर हम एक्सेप्शन की बात करें, सेल थ्योरी की एक्सेप्शन की बात करें तो है वायरसेस। वायरसेस एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि आपको पता होगा वायरसेस की जो बॉडी होती है, हमने कुछ पिछले लेक्चर्स में देखा था, जो वायरसेस की बॉडी होती है उनमें सेल नहीं पाया जाता, उनमें सिर्फ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, उनमें सिर्फ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं। प्रोटीन वाली जो आउटर लेयर होती है उसको हम कैप्सिड बोलते हैं, इसको हम कैप्सिड बोलते हैं। ठीक है, अंदर इसके न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो अगर कभी क्वेश्चन में पूछता है कि सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कौन है, तो वो हमारे वायरसेस हैं। ठीक है, अब लास्ट में आते हैं रेडोल्फ वर्चो। ठीक है, ये लास्ट में एक साइंटिस्ट थे, ये आते हैं। अब इन्होंने क्या किया था, जो सेल थ्योरी स्लाइडन और स्वान ने दिया था, इसको इन्होंने ऐसे फाइनल टचअप दिया। इन्होंने एक फाइनल सेल थ्योरी पब्लिश की, और इन्होंने एक सेंटेंस बोला था, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक है, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसका क्या मतलब होता है, आपको पता है, मैं बताती हूँ। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का मतलब क्या होता है, इन्होंने बोला कि जितने भी सेल्स हैं वो किसी एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज हुए हैं। ठीक है, ऑल दी सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जितने भी हमारी कोई भी न्यू सेल है वो किसी ना किसी पुरानी सेल से ही आई है। जैसे कि जितनी भी हमारी बॉडी बनी है वो किससे बना है, वो जाइगोट से बना है। जाइगोट एक हमारे बॉडी में बनता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनके जो गैमीट्स होते हैं वो फ्यूज करते हैं और वो बनाते हैं जाइगोट। जाइगोट एक सिंगल सेल होता है, और वही सिंगल सेल पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो इसी वजह से ये थ्योरी जो थी, ये फाइनल थ्योरी थी। तो अब इनके बाद फाइनल थ्योरी क्या बनाई गई, फाइनल थ्योरी में क्या था, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, और ठीक है, ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये दो मेन थ्योरी बने। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे सेल के बारे में। ये तो रही सेल थ्योरी की बातें। ठीक है, अब सेल के बारे में देखते हैं, सेल में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो अगर हम सेल की बात करें, हम इसमें ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम सेल की बात करें तो सेल हमारा दो चीजों से बना होता है। एक तो उसकी आउटर कवरिंग, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके अंदर वाला जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं एग्जाम्पल, तो ये एक आउटर कवरिंग होती है किसी भी सेल में, और इसके अंदर सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारा है प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, तो ऐसे हमारे सेल्स बने होते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब प्रोटोप्लास्ट की बात करें तो प्रोटोप्लास्ट अगेन डिवाइडेड होता है। प्रोटोप्लास्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसमें होता है साइटोप्लाज्म, वाइट कलर, साइटोप्लाज्म होता है इसमें, और क्या होता है, इसमें होता है न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म, देखो आप बताती हूँ,
ये आपका मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। इसके अंदर वाला जो जितना रीजन है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लास्ट में क्या होता है, न्यूक्लियस भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारे होंगे, क्लोरोप्लास्ट भी होगा, वैक्यूल भी होगा, ढेर सारे ऑर्गेनेलीज भी होंगे, ठीक है। तो उसमें जो ये वाले पोर्शन है, इनको हम पूरे पोर्शन को, न्यूक्लियस को अगर निकाल दें, ये ब्लैक वाला पोर्शन अगर निकाल दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें अगेन हमारा इंक्लूजन बॉडीज होते हैं, ठीक है, उसमें हमारे होते हैं इंक्लूजन बॉडी और सेल ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, और होते हैं हमारे इसमें इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। अगर हम सेल की बात करें, ये कलर, ठीक है, अगर हम सेल की बात करें तो सेल हमारा किस चीज का बना होता है, एक तो उसके आउटर कवरिंग होती है, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो उसके अंदर वाली सेल के अंदर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लास्ट में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म में हमारे सेल ऑर्गेनेलीज भी होते हैं और इंक्लूजन बॉडीज भी होते हैं। अब सेल ऑर्गेनेलीज क्या है, जैसे कि हमको पता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, वैक्यूल, ये सब हमारे क्या हो गए, ये हमारे सेल ऑर्गेनेलीज हो गए। जबकि साइटोप्लाज्म में क्या होता, एक और चीज होती है इंक्लूजन बॉडी, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम न्यूक्लियस की बात करें यदि, तो न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में हमारा न्यूक्लियस और क्रोमेटिन होता है, इसमें होता है न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन, इसमें होता है न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन क्या चीज है, क्रोमेटिन क्या चीज है, क्रोमेटिन क्या होता है, ये बना होता है डीएनए प्लस प्रोटीन का, ये बना होता है डीएनए प्लस प्रोटीन का। कौन सा प्रोटीन, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है। अब डीएनए क्या होता है हमारा, डीएनए हमारा हेरिडेटरी मटेरियल है, ठीक है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रेड्स को, इंफॉर्मेशंस को कैरी करता है, ठीक है। तो जब डीएनए और प्रोटीन मिलके क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन बनाते हैं। जब भी सेल हमारी जब भी सेल हमारी डिवाइडिंग स्टेट में नहीं होती, तब तो वो अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमेटिन के फॉर्म में पैक्ड रखती है, ठीक है। जब सेल डिवाइडिंग फॉर्म में आनी होती है, जब सेल को डिवाइड करना होता है, तो क्रोमेटिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम्स में, ठीक है, क्रोमेटिन कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम्स में। एक बार फिर से बता देती हूँ, जब सेल्स हमारी डिवाइड नहीं कर रही होती हैं, ठीक है, सेल जब डिवाइड नहीं करना होता है तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन के फॉर्म में रखती हैं। जबकि जब उनको डिवीजन करना होता है, ड्यूरिंग डिवीजन, ठीक है, तो वो अपने जेनेटिक मटेरियल को क्रोमोसोम्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा हो गया सेल की आउटर चीजें, हमको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, सेल क्या होता है, सेल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे सब कुछ, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे आउटर कवरिंग की सेल के, तो वो जो कि हमारा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, ये हमारा, जैसे हमने देखा, ये हमारा है क्या, ये हमारा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जबकि ये जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, ये जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है ये सेल वॉल है, ठीक है, ये हमारा सेल वॉल है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, वो सेल को कवर करके रखता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है कि उसमें कोई भी अनवांटेड चीजों की एंट्री ना होने पाए, जैसे कि, ठीक है, सेल, इसकी परमिएबिलिटी अलग अलग होती है, परमिएबल भी, सेमी परमिएबल होता है, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमिएबल होता है। अब सेल मेम्ब्रेन को ही हम, इसको ही हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या हमारी होती है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ठीक है। आउटर मोस्ट कवरिंग ये एनिमल सेल में होती है, जबकि प्लांट सेल में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं, ये रेड वाली को, ये हमारी सेल वॉल होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या करता है, ये सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है, ठीक है।
और ये एंट्री प्रोवाइड करता है कुछ कुछ सिलेक्टेबल सॉल्यूट्स को, सिलेक्टेबल मटेरियल्स को, जिसकी वजह से इसको हम एक चीज और बोलते हैं कि जो सेल हमारी होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल भी होती है। ठीक है, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। तो ये हमारी सेल्स जो होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या? ये कुछ ही सब्सटेंसेस, मान लीजिए एक ऐसे सब्सटेंस है और ये, तो ये सिर्फ इसको ही अगर अलाउ कर रहे हैं, इसको अलाउ नहीं कर रही है, तो ये है कि किसी भी चीज के लिए सिलेक्टिव है। ठीक है, तो वो परमिएबिलिटी ये है। अब ये सेल जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये करता क्या है? अगर सिलेक्टिवली परमेबल है तो ये क्यों है ऐसा? मान लीजिए कोई एक प्लांट सेल है, ठीक है, प्लांट को वाटर चाहिए, ठीक है, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, कोई भी चीज चाहिए, तो जब ये सेल की मेम्ब्रेन अलाउ करेगी तभी तो वो जाएगा अंदर। ठीक है, वैसे ही तो ये क्या करते हैं, सेल्स की जितनी भी चीजें हैं उनको अलाउ करते हैं, न्यूट्रिएंट्स और वाटर को। तो सेल मेम्ब्रेन और एक चीज को प्रोवाइड करता है, डिफ्यूजन करता है। ठीक है, ये डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस। अब डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन क्या है देखिए बताती हूँ। मान लीजिए हमने दो सेल्स ले लिए, हम दो सेल्स की बात करते हैं। एक ये सेल है और एक ये सेल है। ठीक है, तो अभी क्या है, इसमें जो ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं इसको हमने मान लिया सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉल्यूट क्या है, इसमें सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ज्यादा है। जबकि इस वाले में मान लीजिए इसको हम ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं, बी सेल। इसमें क्या है, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। ठीक है, तो इसमें जो मूवमेंट होगा, सॉल्यूट का जो मूवमेंट होगा, इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं इनका मूवमेंट यहाँ से यहाँ पे होगा। ठीक है, जिसके लिए इनको एनर्जी की जरूरत नहीं होगी, एनर्जी की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, एनर्जी की जरूरत नहीं होगी, ये खुद से होगा, ऑटोनॉमिक होगा। ठीक है, तो इसके लिए इनको एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो डिफ्यूजन क्या होता है, आप ये चीज लिख सकते हो, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, मूवमेंट ऑफ सोल्यूट या फिर सब्सटेंस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट क्या होता है सॉल्यूट का, वो कहलाता है हमारा डिफ्यूजन। तो इसके अकॉर्डिंग जो प्लांट्स में मिनरल्स और वाटर ये सब का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, किसके थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हमारे। अब एक टाइप ऑफ अलग स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन होता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस एक चीज होती है, ऑस्मोसिस में सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है। ठीक है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है और ये वाटर बेस्ड होता है। वाटर बेस्ड इन द सेंस डिफ्यूजन ही होता है उसमें, लेकिन वाटर के लिए यूज होता है। ठीक है, उसमें वाटर क्या करता है, इसमें वाटर ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है जरा देखते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है हम देखते हैं यहाँ पे। अब इसमें ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, हमने लिखा वाटर ओबेज, वाटर ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इसका क्या मतलब है, मतलब इसमें क्या होता है, एक परमेबल, मान लीजिए हम ऐसे लेते हैं, एक कंटेनर है। ठीक है, अभी हम एक कंटेनर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लगा देते हैं एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये रेड वाली हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। इस साइड में कुछ कुछ चीजें हैं, ये वाटर है। ठीक है, हम वाटर देख लेते हैं, यहाँ पे वाटर कम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वाटर पोटेंशियल कम है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वाटर का मूवमेंट यहाँ से यहाँ होगा। इसमें मूवमेंट किसका होता है, सॉल्वेंट होता है। ठीक है, वाटर का मूवमेंट होता है, जबकि नॉर्मल डिफ्यूजन जब हमने पढ़ा था तो उसमें सॉल्यूट का मूवमेंट होता है। इसके लिए हमको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत होगी, सिलेक्टिवली परमेबल
मेम्ब्रेन, ठीक है। इसकी जरूरत होती है हमको ऑस्मोसिस के लिए। अब ऑस्मोसिस के लिए एक और चीज हमको पढ़नी है, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन की अगर बात करें, वेट अ सेकेंड, ओके, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, इसका इफेक्ट प्लांट्स पे क्या है उसको देखेंगे ना। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन हमारा डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। फर्स्ट टाइप अगर देखें, फर्स्ट टाइप क्या है, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक इसका मतलब क्या होगा बताती हूँ। सेकेंड क्या होगा, आइसोटोनिक। और थर्ड क्या होगा, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक। अब सॉल्यूशन आपको पता होगा, आई आई थिंक आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। जैसे कि आप समझ लीजिए शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल में बस देख लिया। एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होती है जिसमें घुलता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलता है, ठीक है। तो ऐसा हम सॉल्यूशन बनाते हैं। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, ठीक है, जिसमें सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है इन कंपैरिजन टू सेल, ठीक है। अगर हम एक वेसल लेते हैं, ठीक है, हमने एक वेसल लिया और वेसल के अंदर हमने एक प्लांट सेल या फिर कोई एक सेल रख दी, ठीक है, सेल हमने रख दी। अब सेल के जो बाहर का कॉन्सेंट्रेशन है, जो सेल के बाहर का कॉन्सेंट्रेशन मतलब सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन, वो कम है, ठीक है। इसमें सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है इन कंपैरिजन टू सेल। तो इसमें क्या होगा, जब सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बाहर का ज्यादा रहेगा तो मूवमेंट कहाँ होता है, बताइए मूवमेंट कहाँ होता है, उसमें मूवमेंट होता है, अच्छा हाँ, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो यहाँ पे सॉल्वेंट जो कि हमारा क्या है, वाटर है, ठीक है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। अब जब भी ऑस्मोसिस होगा तो ऑस्मोसिस में क्या होगा, ऑस्मोसिस में यहाँ से वाटर अंदर जाएगा क्योंकि बाहर बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। हम क्या देख रहे हैं, हम ऑस्मोसिस देख रहे हैं, तो ऑस्मोसिस में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जहां ज्यादा रहेगा, हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा आप समझिए। तो इसमें सेल के अंदर वाटर जाएगा, तो इसमें क्या होगा, सेल जो होगी वो स्वेल अप हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी, फूल जाएगी सेल, ठीक है। ऐसा था, कुछ देर के बाद वो सेल थोड़ा बड़ा हो जाएगा स्वेल अप होके, ठीक है। अब वही आइसोटोनिक सोल्यूशन की बात करें, अगर हम ये चीजें सेम करें, एक सेकेंड, हम फिर से बना लेते हैं। अगर हम आइसोटोनिक सोल्यूशन की बात करें तो इसमें प्लांट सेल है और बाहर का सोल्यूशन है ना, तो इसमें सॉल्यूट और वाटर, इनका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेल के कॉन्सेंट्रेशन के सेम रहेगा। किससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो याद रखिएगा, सेल का कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन दोनों का सेम है तो वो आइसोटोनिक हो गया। इसमें क्या होगा, सेल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, इसमें सेल पे नो इफेक्ट। वहीं अगर हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन की बात करें तो इसमें सेल जो है, सेल के अंदर जो वाटर का वाटर जो होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है, इसमें वाटर ज्यादा होगा और बाहर वाटर का अमाउंट वो कम होगा, बाहर वाटर कम होगा। बाहर क्या है, वाटर कम है, अंदर वाटर का कंटेंट ज्यादा है, तो इसमें मूवमेंट कहाँ होगा, इसमें मूवमेंट हमारा होगा बाहर, अंदर से बाहर की ओर। बाहर क्या होगा, इसमें आ जाएगा सेल से बाहर पानी, तो इसमें पानी वाटर का कंटेंट बाहर आ गया, तो जो सेल होगी वो क्या करेगी, वो सिकुड़ जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, सेल विल श्रिंक, ठीक है, सेल विल श्रिंक। तो आप एक बार फिर से मैं समराइज कर देती हूँ। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होता है सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन जब मैं बोल रही हूँ तो मैं वाटर बोल रही हूँ, ठीक है, वाटर, सेल के अंदर जो है वाटर, सेल के अंदर वाटर, वाटर क्या है वो कम है, ठीक है, सेल के बाहर वाटर ज्यादा होगा, तो सेल का मूवमेंट क्या होगा, पानी का बाहर से अंदर की ओर होगा, तो सेल क्या करेगी, फूल जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी। आइसोटोनिक में नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि दोनों चीज का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। वहीं हाइपरटोनिक की बात करें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें क्या होगा, सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन वाटर का, वाटर ज्यादा होगा, तो सेल क्या करेगी, सेल क्या करेगी, श्रिंक कर जाएगी, क्यों,
क्योंकि अंदर से जितना भी पानी होगा वो बाहर आ जाएगा। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हम जब किसी भी ग्रेप्स को, अंगूर को लेते हैं, ठीक है, अंगूर को लिया, उसको जब हम सुखा देते हैं, ठीक है, उसको या फिर ऐसे किसी सोल्यूशन में रखिए जिसका वाटर का कंटेंट उसके कंपैरिजन में कम है, ठीक है, तो उसका क्या करता है, वो सूख जाता है, ठीक है। अब इसका हाइपोटोनिक का एग्जाम्पल वो हमारा रेजिन हो सकता है, ठीक है, रेजिन को हम पानी में रखेंगे तो स्वेल अप हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ये कौन करवाता है, ये हमारा हेल्प करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, कौन हेल्प करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब चीजों को करने में हेल्प करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हमारी एक चीज आती है सेल वॉल, ठीक है, अभी आज हम सेल वॉल तक पढ़ेंगे, आगे आने वाले लेक्चर में सेल ऑर्गेनेलिस और न्यूक्लियस के बारे में पूरा होगा। अभी करेंगे तो ये लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो सेल वॉल की अगर बात करें तो सेल वॉल क्या होता है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ठीक है, किसमें, प्लांट सेल में। जैसे कि ये देखो ग्रीन 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 दिख रहा है, तो ये हमारा क्या है, सेल वॉल है। ये हमारा सेल वॉल क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है इन प्लांट सेल। तो क्या एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है सेल वॉल, नहीं। तो ये सेल वॉल जो होती है ये एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। जो क्या करता है, कीप्स एवरीथिंग इनसाइड द सेल प्रोटेक्टेड। तो सेल के अंदर जो चीजें हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन, सेल वॉल करता है, ठीक है। अब प्लांट्स में जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, और तो क्या सिर्फ एक चीज और, क्या प्लांट्स में ही सिर्फ सेल वॉल पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। तो जो सेल वॉल होता है वो फंजाई में भी पाया जाता है, ठीक है, प्लांट्स में भी पाया जाता है, फंजाई में भी पाया जाता है, और कुछ कुछ बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। प्लांट्स की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है, ये चीजें क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, जबकि जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है, काइटिन की बनी होती है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, बैक्टीरियल सेल वॉल बनी होती है इनकी पेप्टाइडोग्लाइकन। तो ये आई होप आपको समझ में होगा कि सेल वॉल प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, ठीक है, प्लांट्स को, और ये एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अच्छा, एक और चीज होती है, अगर आप किसी प्लांट सेल को, ठीक है, प्लांट सेल को अगर आप रख देते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, तो क्या होगा पता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है, ये है हमारा कोई सोल्यूशन, इसमें हमने रख दिया प्लांट सेल को। हाइपोटोनिक सोल्यूशन होने का मतलब क्या है, बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा या अंदर, अभी हमने पढ़ा, देखती हूँ दिखाती हूँ आपको, ठीक है, अभी हमने देखा ना, ये है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में कंसंट्रेशन वाटर का बाहर ज्यादा कम होता है और अंदर कम, अंदर ज्यादा होता है, ठीक है, सेल के अंदर ज्यादा होता है। तो अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हमने उस सेल को रख दिया, किसको, प्लांट सेल को, तो क्या होगा, ओके, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हमने प्लांट सेल को रखा तो वो क्या करता है, श्रिंक करेगा ना। हम आपको थोड़ा सा जाके मैट्रिक्स समझाते हैं इसको इसे, ठीक है। तो अगर हमने एक सॉल्यूशन लिया, इसमें डाल दिया प्लांट सेल को, ठीक है, अब इसमें से वाटर कंटेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है, वाटर कंटेंट बाहर आ जाएगा। तो जब बाहर आ रहा है वाटर कंटेंट, तो ऐसी इसकी स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ये सेल है, सेल की सेल वॉल है, और ये है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जब सेल वॉल से, ऐसे सेल से अंदर से पानी बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो सेल क्या करेगी, अंदर से श्रिंक करती रहेगी, कुछ टाइम के बाद सेल का स्ट्रक्चर, कुछ ये वाला स्ट्रक्चर हट जाएगा, है ना, ये कैसा हो जाएगा, ये थोड़ा श्रिंक कर जाएगा क्योंकि इसका वाटर कंटेंट कम हो गया। तो जो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है, वो विजिबल हो जाता है। इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, ये इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। अगर किसी प्लांट सेल को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख देते हैं तो प्लांट सेल क्या करता है, श्रिंक कर देता है, इसको प्लांट सेल को रख दिया तो क्या करेगा, ये श्रिंक कर जाएगा, और इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस,
ठीक है, इसमें क्या होता है, सेल श्रिंकेज कर जाती है। और प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेल वॉल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो इतना आज के लिए रख ले, नेक्स्ट लेक्चर में हम और चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज जो नहीं समझ में आई है तो आप मुझसे बेझिझक होके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम न्यूक्लियस के बारे में पूरा पढ़ेंगे और जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज जो होते हैं, और ठीक है, जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसी वीडियोस बनाती रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।